तो आज हम वर्कशीट नंबर 58 करने जा रहे हैं जो इतिहास के चैप्टर नंबर 2 से आया हुआ है। चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद ये आपका रिवीजन है, आप ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ चुके हैं। इसमें हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सारे 3 या 5 अंक के हैं। पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन आरंभ किए जाने के क्या कारण थे? इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों के हिस्सेदारी पर प्रकाश डालिए। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन का आंसर है, सबसे पहले क्या पूछ रहा है, असहयोग आंदोलन आरंभ किए जाने के क्या कारण थे? असहयोग आंदोलन जो आरंभ किया गया था उसके कारण क्या थे, और इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी पर प्रकाश डालना है। तो कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने के लिए असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया था, और इसमें पहला कारण तो ये था कि खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने के लिए ये असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। दूसरा, हिंदू मुस्लिम की एकता को बढ़ाने के लिए स्थापना की गई थी। स्वराज की मांग के लिए ये किया गया था, और ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए ये असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया था। इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी पर प्रकाश डालिए। अब किस वर्ग ने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, हिस्सेदारी थी किस किस की, वो हमें बताना है। तो असहयोग आंदोलन में सभी धर्मों, वर्गों तथा क्षेत्रों की महिलाओं, बच्चों सहित सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया था। यह आंदोलन उस वक्त का सबसे बड़ा आंदोलन था। हालांकि सभी लोगों के लिए स्वराज का अर्थ विभिन्न था। सब लोग स्वराज का अर्थ तो जो था वो अलग ही था सबके लिए स्वराज का अर्थ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने के मुख्य कारण कौन कौन से थे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उसका क्या योगदान था? तो खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने के मुख्य कौन से कारण थे? पहला कारण था खिलाफत विश्व युद्ध में तुर्की की हार। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हो गया था? तुर्की की हार हो गई थी। उस वक्त तुर्की के सुल्तान को खलीफा कहा जाता था, या मुस्लिम जगत के सबसे बड़े धार्मिक नेता माना जाता था। ये अफवाह फैल जाती है कि हार के बाद तुर्की के सुल्तान के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। इसके विरोध में तथा सुल्तान के समर्थन में भारतीय मुस्लिम समाज खिलाफत आंदोलन शुरू कर देती है। तो भारत के मुस्लिम समाज ने ये खिलाफत आंदोलन शुरू किया था, और ये खिलाफत आंदोलन ख़ास करके किन लोगों ने किया था? शौकत अली ने किया था, और मोहम्मद अली ने किया था। मतलब खिलाफत आंदोलन किसने किया था? मोहम्मद अली ने और शौकत अली ने किया था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। समाज के सभी वर्ग स्वराज के अमृत अवधारणा से समान रूप से प्रभावित नहीं थे। 1930 के दशक में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, स्वराज समाज के सभी वर्ग जो थे वो स्वराज में शामिल नहीं थे। अब कौन कौन से थे उसके बारे में हमें बताना है। ये कथन सही है, ठीक है, कि समाज के सभी वर्ग स्वराज की अमृत अवधारणाओं के समान रूप से प्रभावित नहीं थे। निम्न समूह में सविनय अवज्ञा आंदोलन की दूरी बनाए रखी थी। ठीक है, कौन कौन सा ऐसा समूह था जो स्वराज के अवज्ञा के समान रूप से प्रभावित नहीं थे? वह स्वराज से इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं थे। कौन कौन सा ऐसा वर्ग था? तो 2 वर्ग था, एक दलित वर्ग था, दूसरा मुस्लिम वर्ग था। मुस्लिम वर्ग में भी पूरे मुस्लिम वर्ग उससे मतलब स्वराज से दूरी नहीं बना रखी थी। कुछ ऐसे वर्ग थे, खासकर मोहम्मद अली जिन्ना वाला वर्ग जो था, उन्होंने दूरी बना रखी थी। तो दलित वर्ग उससे दूरी बनाए हुए थे। 1920 के बाद दलित संगठन अलग से निर्वाचन की मांग उठानी शुरू कर दी थी, है ना। इन लोगों ने कहा था कि हम अलग से निर्वाचन करेंगे, लड़ेंगे हम। गांधी जी ने अलग निर्वाचन का विरोध किया था क्योंकि उनके राष्ट्रीय आंदोलन कमज़ोर हो जाते। लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया था क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि हमारा पूरे देश जो है उसमें विभिन्नता आए, अलग हो जाए, कोई सब मिल कर के एक साथ ये स्वराज के लिए लड़े। ठीक है, इसीलिए गांधी जी ने उससे मना किया था।
फिर दूसरा समूह जो था वो था मुस्लिम समूह। ये देखते हैं हम, मुस्लिम समूह क्या था। असहयोग खिलाफत आंदोलन के पतन के बाद मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस से अलग थलग पड़ गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो गठजोड़ को फिर से बनाने का प्रयास किया, परंतु सफल नहीं हो पाया। तो मेन जो कारण था वो वही था कि मुस्लिम लीग के जो नेता लोग थे, जो उसके समर्थक लोग थे, वो लोग क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो मुसलमानों का एक तबका जो मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ था, संघर्ष के आह्वान का जवाब नहीं दे सका। और वही मेन जो मुस्लिम लीग के समर्थक थे, उन लोगों ने इसका साथ नहीं दिया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को महात्मा गांधी द्वारा लिखे पत्र में कौन सा 2 प्रकार की मांग की गई थी? नमक कानून की मांग सबसे महत्वपूर्ण मांग क्यों थी? तो 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को गांधी जी के द्वारा लिखे पत्र में 2 प्रकार की मांग की गई थी। एक सामान्य मांग थी और तीसरा किसान हित से संबंधित मांग थी। तो मुख्य मांग क्या क्या थी वो हम अभी बता रहे हैं यहाँ पे। वैसे तो मांग बहुत ज़्यादा थी, टोटल 11 मांग थे, ठीक है। तो नशे पर रोक लगाई जाए, आत्मरक्षा हेतु नागरिकों को हथियार रखने के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाए, राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए, जिनको कैद कर लिया गया था उन्हें छोड़ दिया जाए, नमक कर को समाप्त कर दिया जाए, नमक पर जो टैक्स लगाया जा रहा था उसको ख़त्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, भूमि राजस्व की दर कम कर दिया जाए, और जो वो लोग ज़मीन पे टैक्स ले रहे थे उसको भी कम कर दिया जाए, ठीक है। तो ये जो महत्वपूर्ण 5 हैं वो आपको मैंने बताया है, और ठीक है। वैसे टोटल तो 11 मांगें थी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, बगानों में काम करने वाले लोगों की महात्मा गांधी के विचार एवं स्वराज को लेकर अपनी अवधारणा थी। कथन को व्याख्या कीजिए। इस कथन को आपको व्याख्या करना है। तो बगानों में काम करने वाले कौन लोग थे? जो आसाम में काम करते थे, है ना, श्रमिक लोग, मजदूर लोग थे, उनके बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो आसाम में वृक्षारोपण श्रमिकों के लिए स्वराज का अर्थ क्या था? वो लोग, उनके लिए अर्थ क्या था, यहाँ पे ये बताया गया। क्योंकि आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया था कि स्वराज का जो अर्थ था वो हर वर्ग के लिए अलग था, है ना। बागानों में काम करने के लिए अलग अलग था, ठीक है। शहर के लोगों के लिए अलग था, गांव के लोगों के लिए अलग था, आदिवासियों के लिए अलग था। तो सब जितने भी वर्ग थे सबके लिए उसका अर्थ अलग था। जिस स्थान पर ये कार्यरत थे वहाँ से स्वतंत्र रूप से और बाहर घूमने की अधिकार था। मतलब ये था जहाँ ये काम करते थे वहाँ से इन श्रमिकों को अंग्रेज़ बाहर नहीं जाने देते थे। तो उन्हें लगा कि स्वराज का मतलब यह है कि अब हम बाहर जा कर के घूम सकते हैं, और उन्हें गांव भी वापस नहीं जाने देते थे। तो उनको लगा गांव वापस जाने की अनुमति मिल गई है स्वराज से हमें। ये मानते थे कि गांधी जी आ गया है और सभी को उनके अपने गांव में ज़मीन मिलेगा, और इन श्रमिकों का ये भी मानना था कि अब हम जब गांव वापस जाएंगे तो हमें गांव में ज़मीन दी जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, महात्मा गांधी द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो क्या क्या विवेचना की थी महात्मा गांधी ने? महात्मा गांधी ने घोषणा की, यदि अस्पृश्यता की समाप्त नहीं किया गया तो स्वराज 100 साल तक नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब जो छुआछूत है जो है उसको जब तक आप समाप्त नहीं करोगे तो ये आपको स्वराज 100 साल तक स्वराज जो है वो क्या होगा, 100 साल तक नहीं आएगा। मतलब आप अपने देश में जो स्वराज चाहते हो वो वापस नहीं आ पाएगा। उन्होंने अछूत के बजाय हरिजन शब्द प्रयोग किया। जो लोग पहले हरिजन को अछूत कहते थे उन्होंने अछूत नहीं कहा, हरिजन का शब्द प्रयोग किया उन्होंने। दलित समुदाय के मंदिर में प्रवेश और सार्वजनिक कुओं, टैंकों, सड़कों और स्कूलों में प्रवेश के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। उन्होंने स्वयं भागी सफाई कर्मियों के कार्य को प्रतिष्ठित करने के लिए शौचालय की सफाई की। उन्होंने अनेक जातियों को अपनी सोच बदलने और अस्पृश्यता को पाप को छोड़ने के लिए कहा, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट थे कि महात्मा जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है,
सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये आंदोलन असहयोग आंदोलन से किस प्रकार भिन्न है? ठीक है, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन और दूसरा असहयोग आंदोलन, दोनों में आपको अंतर बताना है कि दोनों एक दूसरे से क्यों भिन्न हैं। तो हम सबसे पहले क्या बता रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताते हैं। ठीक है, मुख्य घटनाएं, देश के विभिन्न हिस्सों में हजारों लोगों ने नमक कानून, नमक का निर्माण किया और सरकार नमक कारखानों को के सामने प्रदर्शन किया। देखिए, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम बता रहे हैं और वो असहयोग आंदोलन से कैसे अलग था ये हम बताएंगे। ठीक है, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया और शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया। ठीक है, किसानों के राजस्व और करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया गया। कई स्थानों पर जंगल के लोगों ने वन काटने का उल्लंघन किया। विद्यार्थियों और वकीलों ने सरकार की संस्थाओं का बहिष्कार किया। ये जो मेन था ये असहयोग आंदोलन है। ये जो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया और टैक्स देने से मना कर दिया गया और जंगल में वन को काटे, मतलब उनके कानून का उल्लंघन किया। विद्यार्थियों और वकीलों ने सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया। ये सारे किस्म थे असहयोग आंदोलन में थे। असहयोग आंदोलन के मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग नहीं करना था, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य कानून की अवज्ञा थी। उसमें क्या था कि हम ब्रिटिश सरकार, असहयोग आंदोलन में ये था कि हम ब्रिटिश सरकार को सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनके किसी चीज़ में भी हम सहयोग नहीं कर रहे, इसलिए हमने उनकी संस्थाओं को छोड़ दिया, उनके कपड़ों का बहिष्कार किया। लेकिन जो अवज्ञा आंदोलन जो था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, उसमें क्या था कि बेसिकली जो था नमक का जो कानून था उसको तोड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, भारत में विभिन्न आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। महिलाओं का क्या भूमिका था ये आपको बताना है। इसमें भारत में विभिन्न आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका सक्रिय रही है। गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन की कमान संभालने के बाद महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी हुई। दांडी मार्च तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक रही। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरों में महिलाओं की भागीदारी अधिक थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। पूना पैक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पूना पैक्ट क्या था उसके बारे में आपको लिखना है। तो पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। ये गांधी जी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। इस समझौता के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने दलितों के लिए अलग निर्वाचन की मांग छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। गांधी जी ने भी आज़ादी के बाद दलितों को आरक्षण देने का भरोसा दिया था, जो अभी तक है। दलितों को आरक्षण दिया गया है। ठीक है, रिजर्वेशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत में लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? देखो बेटा, ये आप क्वेश्चन आंसर लिख लो, ये सही है, लेकिन आप एक बार अपनी बुक ज़रूर पढ़ना। बुक से बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो एक बार बुक को, इस लेसन को ज़रूर रीड करना क्वेश्चन आंसर करने से पहले। साइमन कमीशन 1928 में भारत में लाया गया था। इस कमीशन में 7 सदस्य, सभी सदस्य ब्रिटिश थे और कोई भी भारतीय शामिल नहीं थे। इसलिए इसका स्वागत काले झंडे से किया गया था और नारा लगाया गया था, साइमन गो बैक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमने क्वेश्चन सारे कर लिए हैं जितने आपको 1 से 10 दिए गए थे। अब यहाँ नीचे जो दिया गया है अनुच्छेद, उसको पढ़ना है और फिर हमको क्या करना है, उसके उत्तर लिखना है। तो ये अनुच्छेद आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है अनुच्छेद, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, सत्याग्रह शरीर बल नहीं है, सत्याग्रह अपने शत्रु, ये पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा। और हम क्या करते हैं, इसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन जो पहला है वो करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है इसका, चलिए इसका हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले मैं वो ले आती हूँ। हाँ, ये है इसका पहला क्वेश्चन। तो हम इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सत्याग्रह शब्द से आप क्या समझते हैं? तो आंसर आपका इसी में दिया हुआ है। सत्याग्रह शब्द से आप क्या समझते हैं? सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रह अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, वो अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। सत्याग्रह तो शब्द
ठीक है। तो ये सारा कुछ जो आपका लिखा हुआ है इसको आप लिख दीजिएगा। सत्याग्रह शब्द से आप क्या समझते हैं? सत्य प्लस आग्रह से ऐसे करके से बना हुआ है। इसका उत्तर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर दूसरा है आत्मा का मूल्य क्या है। तो हम यहाँ पे सत्याग्रह क्या है इसका आप उत्तर यहाँ से लिख लीजिएगा। आपके पे यहाँ पैराग्राफ में दिया हुआ है। मैं एक बार बोल देती हूँ। सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य प्लस आग्रह, अर्थात सत्य के लिए संघर्ष करना। सत्य अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन में गांधी जी का मुख्य हथियार था। गांधी जी का मानना था कि अगर हमारा कारण सत्य है तो अहिंसा का सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है बेटा, तो ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा है आत्मा का मूल्य क्या है। तो आत्मा का मूल्य क्या है? सत्य ही आत्मा का मूल्य है। तीसरा क्वेश्चन है युद्ध के देवता की उपासना कौन करता है। तो युद्ध के देवता की उपासना अंग्रेज युद्ध के देवता की उपासना करते थे, अर्थात युद्ध में विश्वास रखते थे। अंग्रेज लोग युद्ध पे विश्वास कर रखते थे, वो लोग सत्याग्रह पे विश्वास नहीं रखते थे। फिर क्वेश्चन है उपयुक्त संघर्ष का सार अपने शब्दों में लिखिए। ये जो पूरा आपका पैराग्राफ दिया हुआ है, पूरा अनुच्छेद दिया हुआ है, इसका आपको पूरा समरी लिखना है। उसका ये करना है आपको, ठीक है। तो क्या है? सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है, बल्कि आत्मबल है। सत्याग्रह में सत्य, प्रेम तथा ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है सत्य प्रेम की रचना दी जाती है। अगर हमें प्रेम को फैलाना है तो हमें किसी हिंसा या हथियार की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो आपका ये पूरा वर्कशीट नंबर 58 हो गया है। तो इसे कर लीजिएगा सारे बच्चे, और जूम क्लास ज़रूर अटेंड कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।